नमस्कार दोस्तों, आपका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे, जिस संदर्भ पे चर्चा करने वाले हैं वो है एक ग्रामीण धरा का विकास। और जो इतिहास होता है किसी भी गांव का, तो वो विकास की तरफ किस तरह बढ़ा, उनमें किन किन हस्तियों का योगदान रहा और वर्तमान में वो किस विधा से, किस नीति से, किस रणनीति से विकास की तरफ बढ़ा रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि आधुनिक समय में फ़िलहाल ज़्यादातर विकास के नारे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन धरा पर काम नहीं होता। लेकिन जहाँ पर देखा जाता है, हम अतीत की तरफ देखते हैं तो काम करने वाले इच्छुक ज़्यादा होते थे, जो अपने क्षेत्र को विकास की तरफ लेके जाते थे। एक दूसरे की भावना होती थी, सहयोग होता था। तो इसी संदर्भ को हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। मैं फिर से आपको बतला देता हूँ, मेरा खुद का गांव भरान है, जो हिंदुस्तान के उत्तर भारत में हरियाणा प्रांत के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के महम ब्लॉक में आता है। मेरा छोटा सा गांव भरान। और मेरे ही गांव के आपके तो जाने माने होंगे, एक जानी मानी हस्ती हैं और मेरे ही सौभाग्य से गांव से हैं वीरेंद्र राठी जी। हम उनसे वार्तालाप करेंगे और मेरे ही गांव के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उन मुद्दों को खंगेलने की कोशिश करेंगे कि कैसे इतिहास के उन हस्तियों ने कुछ दिशा देने की कोशिश की और क्या क्या अच्छाई हुई और क्या क्या काम हमारा पेंडिंग रहा, और वर्तमान में क्या क्या अच्छी दिशा की तरफ काम चल रहा है और क्या क्या बहुत पेंडिंग पड़ा है और उसको हम किस तरह समेट सकते हैं। तो आइए मिलवाते हैं उन हस्ती से, वीरेंद्र राठी से। नमस्कार जी। आपको भी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपके चैनल को और समस्त गांव वासियों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। शुक्रिया आपका भी इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर, और मेरे दर्शकों की तरफ से मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं इस सिलसिले को बढ़ाने से पहले मैं कुछ आपके बारे में विवरण चाहूँगा, ताकि मेरे दर्शक आपको थोड़ी गहराई से जान सकें कि आप वर्तमान में क्या करते हैं, किस फील्ड से इच्छुक हैं और आपने किस विधा से निकलते हुए इस सफ़र को तय किया है। मेरा नाम मास्टर वीरेंद्र राठी है। मेरे पिताजी का नाम मास्टर चंद्रहास है और गांव के स्कूल से ही मैंने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की। प्राइमरी एजुकेशन मैंने गांव निदाना से ली थी, क्यों मेरे पिताजी की पोस्टिंग वहाँ पे थी। और 9वीं क्लास में मैं जाट हाई स्कूल हिसार में चला गया था, और 10वीं क्लास में मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र बड़म्बा गांव में हो गया था, तो 10वीं मैंने बड़म्बा से की। उसके बाद 1985 के अंदर मैंने 10th पास आउट करके 84-85 में वेस्ट कॉलेज रोहतक में मैं पढ़ा। वहाँ से 3 साल पढ़ने के बाद मैंने गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज रोहतक से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से मैंने एमए हिंदी किया, और पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन भी मैंने एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से रेगुलर स्टूडेंट के रूप में की, और बीएड मैंने जाट कॉलेज रोहतक से की। और उसके बाद 1 अगस्त 1995 से मैं टीचिंग लाइन में आ गया। मैंने पहले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया, महम के अंदर ही हिंदू स्कूल के अंदर भी पढ़ाया, श्री राम स्कूल के अंदर भी पढ़ाया, एचडी खेड़ी के अंदर भी पढ़ाया, और फिर बहुत ही एक रेपुटेड स्कूल छुच्छकवास के अंदर है आरईडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैं वहाँ भी सिलेक्ट हुआ और वहाँ भी मैंने 2-3 साल पढ़ाया। उसके बाद महम में मैंने अपना स्कूल भी किया, और बाद में मैं इस स्कूल को छोड़ करके झज्जर गया। झज्जर में मैंने अपनी एकेडमी खोली, रोहतक डिफेंस एकेडमी के नाम से। फिर उसके साथ साथ मैंने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, और उसके बाद मैंने फिर एकेडमी साथ साथ रखी। 11th-12th की एकेडमी मैंने रखी। मेरा एक पार्टनर था अमित शर्मा जी देहरादून से, जो आकाश इंस्टीट्यूट द्वारका का सेंटर हेड रहा, और एक्सपोनेंशियल सक्सेस के नाम से हमने वो एकेडमी चलाई। तो निरंतर 26-27 साल तक मैं टीचिंग के काम से जुड़ा रहा। और अब कोरोना काल के बाद मैंने उस एकेडमी को बंद करना पड़ा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज का सिस्टम आ गया था, किराए की हमारी बिल्डिंग थी। और उसके साथ साथ अब मैं जो आप समाज सेवा कर रहे हैं एज ए पत्रकार, तो बतौर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में 2-3 चैनल के ऊपर मैं काम करता हूं, जिसमें मुख्य रूप से सबकी खबर टीवी है। ये मेरा अपना परिचय है। बहुत खूब। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया, टीचिंग के प्रोफेशन में काम किया, और बतौर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी अब काम कर रहे हैं। बहुत खूब है। तो मैं इसी आपके जो
जो जिन जिन क्षेत्रों से आपने इतनी खूबसूरत जो सफ़र तय किया है, उसी से संबंधित मैं अपने गांव के इतिहास पे आना चाहूँगा। जैसे आपसे बतलाया है कि मैं अपने गांव के इतिहास को जानना चाहूँगा और मेरे दर्शकों को बतलाना चाहूँगा, तो अपने गांव के इतिहास को थोड़ा सा ताज़ा कर दीजिए कि कैसे, किस दौर से यहाँ पे जो ग्राम पंचायत शुरू हुई और जो सरपंच पद पर आए उन्होंने किस विधा से, किस नीति से, किस रणनीति से काम किया। जितने हमारे सरपंच गण हुए हैं तो उनकी यादें थोड़ी ताज़ा कीजिए, ताकि मेरे दर्शक भी और मेरे गांव के जो युवा साथी हैं, नया वंश है, वो जान सके। आज से करीब 10-11 साल पहले दैनिक भास्कर का पत्रकार अपने गांव के अंदर आया था और 4-5 बुद्धिगण लोग वहां पर बैठे थे। वहां जो चर्चा चली गांव के नामकरण के आधार पर भी, तो बताया गया कि करीब 450 से 500 साल पहले हमारा गांव बसा है। लेकिन इसके नामकरण के ऊपर कुछ लोगों के अंदर मतभेद हैं। कोई किसी के नाम पर बता रहा है, कोई किसी के नाम पर बता रहा है। उस बात के ऊपर मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक सरपंचों की पंचायती परंपरा की प्रचलित होने की बात है, जब हम बहुत छोटे बच्चे थे वहाँ से हमने जो सुना है, वो सरपंच होते थे ताराचंद जी। वहाँ से हमारे को कुछ यादें, हमारी धुंधली यादें वो हैं। उसके बाद का सफ़र हमारे को याद है कि कौन आदमी सरपंच बना और किसने क्या काम किए। अगर पुराने दौर में आप जाओगे तो बाद में एक रामेर सरपंच होते थे बेकरड़ा पन्ना से, और दोनों पूरे गांव की एक ही पंचायत होती थी। नौजवान थे और उन्होंने विशेषकर खेलों के प्रति जो गांव के अंदर रुचि पैदा की। उनके ज़माने में गांव के अंदर खेल प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। कुश्ती का जो दंगल होता था उसके अंदर भी जो ठीक पारितोषिक होना चाहिए, सम्मानजनक, वो उन्होंने शुरुआत की और निरंतर जब तक वो सरपंच रहे उन्होंने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। और उसके बाद जो चुनाव आया तो उस अगले चुनाव में प्रत्याशी वो भी थे, तो अपने जंदरान पन्ना से ओम पहलवान, जिसको ओम सरपंच के नाम से भी आज गांव में जानते हैं, ओम डायरेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ये भी नौजवान थे, पहलवानी करते थे। तो गांव ने इकट्ठा होकर के इनको बहुमत दिया, ये सरपंच बन गए। और 1987 के अंदर जब चौधरी देवीलाल की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी, वो सौभाग्य से महम से ही एमएलए थे और मुख्यमंत्री बने, तो आन सिंह दांगी को उन्होंने एसएस बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। तो ओम सरपंच के लाइजन जो थे वो आन सिंह दांगी से बहुत बेहतर थे। तो इन्होंने भी अपने समय में विकास की रूपरेखा को आगे बढ़ाया, चाहे वो खेल प्रतियोगिताओं की बात थी, चाहे वो गलियों के पक्का होने के निर्माण की बात थी। और वो दौर ऐसा था जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने तो नौकरियों का पिटारा भी महम 24 के लिए खुला था। उसके अंदर भी ओम पहलवान ने प्रयास किए। ये बात अलग रही कि कुछ लोग उनसे इस कारण भी नाराज़ रह गए कि हमारा काम नहीं करवाया, फलाने का करवा दिया, वो एक अलग इशू है। तो तब से इनकी याद जो मैं देखता हूँ, बाद में ओम जी जैसे 8 गाँव के अंदर शुगर मिल डायरेक्टरी का चुनाव होता था पहले, और डायरेक्टर का पद शुगर मिल के अंदर बड़ा अहम पद होता था। तो ओम के खिलाफ जो है सूरत सिंह नाम का व्यक्ति था मोखरा गांव से, और मोखरा तो कहीं न कहीं मेरे गांव भराण से डबल गांव पड़ता है, और मदीना के अंदर वो पोलिंग हुई थी, वहीं पे शाम को काउंटिंग हुई थी। तो ये 8 गाँव के प्रतिनिधि बतौर डायरेक्टर के रूप में भी ओम पहलवान जी चुने गए थे। और उसके बाद जो अगला चुनाव आया था सरपंची को, यहाँ पे पंचायत भी हमारी अलग बन गई। जंदरान जो राठी पाना जिसको बोलते हैं, तो वो पंचायत हमारी अलग बनी। उसी समय की बात है जब ये अलग अलग हुए थे, सेपरेट हुए थे। पहली पंचायत हमारी जो ओम सरपंच था, यहाँ से हमारी पंचायत अलग हुई। और पंचायत अलग होने का फ़ायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। फ़ायदा तो ये हुआ कि पंचायत डबल हो गई, तो 2 आदमी गांव के सरपंच बन गए। इस सरपंची का पद ऐसा होता है कि हर आदमी चाहता है कि तेरे नाम के आगे सरपंच लगे। तो एक साथ गांव में 2 सरपंच बनने लग गए। बजट भी हमारा तीसरे हिस्से का बजट बनता है, और परली पंचायत बड़ी है हमारे से, तो वो 2 हिस्सों में है। जैसे पंचायती ज़मीन का तीसरा हिस्सा हमारी पंचायत को मिलता है जब बोली लगती है तो। लेकिन इसमें बजट के साथ साथ जो सबसे बड़ा नुकसान मैं व्यक्तिगत तौर से मानता है, हो सकता है मेरी सोच गलत हो, जो ये अगला चुनाव आया तो अपनी पंचायत के अंदर प्रमुख रूप से पूरा जो पाना है ये 2 ठोड़ों में कह लो, 2 धड़ों में कह लो, ये बट गया। एक से जैसे भाई ओम सरपंच चुनाव के लिए दोबारा मैदान में आ गए, और दूसरे परिवार की तरफ से भाई सतबीर मैदान में आ गए, जिसको गांव के अंदर भुंडू के नाम से जानते हैं। और वो चुनाव हुआ, उससे पहले हमारे जैसे लोगों को भी ये नहीं पता था कि कौन आदमी किस ठोड़ों में पड़ता है, किस परिवार में पड़ता है। सारे सामूहिक रूप से भाईचारा था, तो कहीं न कहीं थोड़ी सी खटासानी वहाँ से शुरू हुई।
और उसके बाद तो एक सिस्टम और गलत हो गया। जब ठोड़ों की बात आने लगी तो सतबीर सिंह वहाँ सरपंच चुन लिए गए। जो ही अगला चुनाव पंचायत अलग बनने के बाद आया, एक तरह से दूसरा कह सकते हो आप उसको, तो उसमें एक ठोड़े ने, एक परिवार ने कहा कि हमारा प्रत्याशी मैदान में नहीं आएगा, तुम्हारा प्रत्याशी मैदान में आएगा, चाहे आप एक उठाओ चाहे दो उठाओ। लेकिन उसमें सर्वसम्मति हुई। ये भी मेरे गांव के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और बड़े गर्व की बात है। आसपास के किसी भी गांव के अंदर अगर सरपंच पद प्रत्याशी सर्वसम्मति से पूरी पंचायत चुनी जाती है तो उसका ब्लॉक में भी, जिले में भी, प्रदेश में एक नाम जाता है। तो हमारे गांव में उस टाइम जब सर्वसम्मति हुई तो भूपन जो थे वो सर्वसम्मति से सरपंच चुने गए थे और पूरी पंचायत ही हमारी सर्वसम्मति से चुनी गई थी। ना किसी ने पंच का फार्म भरा था, ना सरपंच का भरा था। जो नाम कमेटी ने तय किए उन्हीं नामों का पर्चा भरवा करके निर्विरोध रूप से पूरी पंचायत हमारी चुन ली गई थी। तो और उसी समय में दूसरी पंचायत में कौन था उनके पैरेलल, उसी समय अंतराल में? उनके पैरेलल नहीं था, उनकी पंचायत तो अलग थी। बल्कि उसने भी एक प्रयास किया। जब हमारी पंचायत सर्वसम्मति से चुनी गई तो उन्होंने अपने बामलियों वाली चौपाल के अंदर दोनों पाने इकट्ठे हुए और हमारे पाने को सम्मान देने के लिए उन्होंने बुलाया। मैं तो उस टाइम बच्चा था, मैं उस पंचायत में हाजिर था और उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि जैसे जंदरान पन्ना के सर्वसम्मति से पंचायत बनी है उसी प्रकार से हमारे पन्ने के भी पंचायत सर्वसम्मति से बने। और उन्होंने फैसला जंदरान पन्ने की कमेटी के ऊपर छोड़ दिया। उन आदमियों ने इकट्ठा होकर के जो सरपंच का नाम दिया, उसी परिवार जो एक्स सरपंच मैं रामेर बता रहा हूँ, वो फिर मैदान में आ गए और वो सर्वसम्मति उनकी नहीं बन पाई। वहाँ फिर खुला चुनाव हुआ, वहाँ से सरपंच फिर अलग बने जो उनके पंचायत के थे। हमारी तरफ से जो था भूपन सर्वसम्मति से बना था और दूसरी पंचायत का उस समय पे चुनाव हुआ था। विनर कौन रहे थे उस समय? उस पंचायत में विनर का तो पूर्ण रूप से तो मेरे को ध्यान नहीं है। हो सकता है कि एक बार तो तारिफ सिंह जी बने थे। ये रहते थे बाहर बहादुरगढ़, जिन्होंने एमएलए का चुनाव भी लड़ा था 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल के खिलाफ लोकदल अजीत से। और फिर वो गांव के सरपंच भी बने थे, शायद सतबीर के टाइम बने थे वो। जब यहाँ सतबीर था तो उधर तारिफ सिंह बने थे। और उसके बाद जो है तारिफ सिंह जी ने एक एमएलए का चुनाव और लड़ा। सरपंच बनने के बाद वो एमएलए का चुनाव लड़ने के बाद सरपंच बने। उसके बाद वो पंचायत मेंबर चुन करके ब्लॉक समिति के मेंबर बने और वो बनना चाहते थे ब्लॉक समिति के चेयरमैन। वहाँ वो कामयाब नहीं हो पाए और सन 2000 के चुनाव में चौधरी बंसीलाल की पार्टी, जिसके साथ मैं भी लंबे समय तक जुड़ा रहा बतौर राजनीतिक, और चौधरी तारिफ सिंह ने सन 2000 का चुनाव में हमसे हरियाणा विकास पार्टी के निशान पर लड़ा। वहाँ भी उनको हार मिली। और उसके बाद वहाँ वेद सरपंच बने। एक पंडित जी थे अपने कप्तान, डॉक्टर कप्तान जी, बड़े अच्छे आदमी, वो जोलाना के अंदर अपनी प्रैक्टिस करते थे, वो भी बाहर रहते थे। उनको भी सरपंच बनने का मौका मिला। ये तारिफ सिंह के बनने के बाद वेद जी आए? तारिफ सिंह बनने के बाद। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा पैरेलल बताओ, जैसे जो बामल पाना में जो सरपंच बना और साथ ही साथ जिंदराना पाना में जो बना, ताकि युवा साथी उस चीज़ को कैच कर पाए और मेमोराइज कर पाए। तो इस तरफ तो जैसे पंचायत अलग हुई तो पहले ओम था, इस तरफ सतबीर बन गया। और उस तरफ जो सरपंच बना था सतबीर के टाइम पे तारिफ सिंह जी बने थे। उससे अगले चुनाव में वहाँ बने थे डॉक्टर कप्तान शर्मा जी। और यहाँ भूपन के बाद जो चुनाव हुआ था वो सरपंच बने थे बागल, दिलबाग सिंह उनका नाम था, बागल कहते थे। और इन्होंने जो विशेष रूप से, मैं आज वो सरोग में हैं भाई बागल सरपंच जी, तो स्पेशल मैं एक चीज़ का उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। जब वो सरपंच बने और दूसरी तरफ सरपंच था जगदीश, वहाँ ऐसी सीट आ गई थी बाद में बागल के टाइम पे। और ये इनके प्रयास से हमारे पान्ने के अंदर चौपाल जो थी वो बड़ी डैमेज हो गई थी। कभी किसी चौपाल के अंदर बारात को बैठाते थे, कभी किसी के घेर दरवाजे के अंदर बैठाते थे। तो काफ़ी प्रयास भाई दिलबाग ने किया और उनके प्रयासों से इस चौपाल का पुनर्निर्माण हुआ। जो पूरे पान्ने ने कुड्डी पर, तागड़ी पर, ज़मीन पर वैसे चंदा इकट्ठा किया, पंचायत का निर्माण हुआ। एक तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, 1996 के अंदर चौधरी बंसीलाल की सरकार आ गई थी और मैं उनके काफ़ी निकट था। दिलबाग ने मेरे से कहा जी गांव में डिग्गी बनवाने के लिए ज़मीन चाहिए, वो डिग्गी की ज़मीन हमारे पास है, डिग्गी चाहिए। तो उस समय जगदीश सरपंच होते थे परली पंचायत में,
और यहाँ होते थे दिलबाग सिंह जी, साथ में भूपन एक सरपंच था, मामन पंडित जी परली पंचायत में जो शायद बहुत लंबे पंच रहे हैं पंचायत के अंदर, वो थे। और आपके जो BRM स्कूल वाले थे, इनके पास जीप होती थी। इनका एक भाई मिलिट्री में लगा हुआ है ब्रह्म, वो उसका ड्राइवर था। उस टाइम पे लगा नहीं था या छुट्टी आया हुआ था, मैं था। तो हम 7-8 आदमी यहाँ से झज्जर गए। चौधरी मनफूल सिंह होते थे पूर्व डिप्टी स्पीकर, जो चौधरी बंसीलाल के समधी थे। चौधरी बंसीलाल की लड़की चौधरी मनफूल सिंह का लड़का है रखी है, और वो उसके चौधरी मनफूल सिंह के लड़के हाई कोर्ट के अंदर वकील है, शायद राजेंद्र सिंह नाम है। तो हम चौधरी मनफूल सिंह के पास गए। हमने वहाँ रिक्वेस्ट की कि जी डिग्गी बननी है मोखरे में सिर भराने से, क्योंकि बाली पहलवान उस टाइम सीटिंग MLA था, और कोई भी मुख्यमंत्री किसी MLA को मना नहीं करता सार्वजनिक काम के लिए, जब चाहे विपक्ष का MLA जाए चाहे सत्ता पक्ष का जाए। तो हमें डर ये था कि चौधरी बंसीलाल बाली पहलवान के कहने पर मोखरा में इसको शिफ्ट ना कर दें। तो हमने वो रिक्वेस्ट की, उन्होंने चीफ को बोला, और ये डिग्गी उनकी देन मानता हूँ मैं चौधरी बंसीलाल की, कि उन्होंने मेरे गांव को डिग्गी की सौगात दी, और भाई दिलबाग बागल सरपंच के समय में ये डिग्गी मेरे गांव में बनी। उनके बाद जैसे बागल जी के बारे में बताया आपने कि उस समय जो ये सौगात मिली है डिग्गी की, बहुत अच्छी पहल थी और गांव की सुविधा के लिए ये एक सफल प्रयास रहा आपका। उसके बाद जो आने वाले सरपंच थे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आप बताइए।